हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है जो कि यहाँ पर भारत का अक्षांश विस्तार क्या है। अक्षांश विस्तार मतलब लैटिट्यूडनल क्या है। ए ऑप्शन इज करेक्ट है, जिसमें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर विश्व के सबसे बड़ा बात करें तो रूस है, जो 17,98,242 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रखता है। तीसरे में, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2.4%। फोर्थ क्वेश्चन, भारत का मानक माध्यान्ह रेखा किसे कहते हैं। इट इज अ टाइम लाइन ऑफ इंडिया, IST, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि नैनी इलाहाबाद से पास होती है। वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। पांचवा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। छठवां है, स्टेट से क्या अभिप्राय है। जो उसमें स्टेट्स होते थे कहाँ, फ्रांस में, उसे क्या अभिप्राय है। इससे अभिप्राय है फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। सामाजिक वर्ग का विभाजन, डी ऑप्शन करेक्ट। सातवें में, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत आते थे। पादरी जो थे वो प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। ए ऑप्शन इज करेक्ट। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है। ये जॉन लॉक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें जॉन लॉक ने राज्यों की जो है दैवी या निरंकुश अधिकारों सिद्धांतों का खंडन किया था। ठीक है। और स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट असेंबली का गठन कब किया गया था। तृतीय असेंबली का गठन किया गया था 17 जून 1789 में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 10वें ऑप्शन की बात करें अगर क्वेश्चन की, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये पुस्तक रूसो ने लिखी थी। इस पुस्तक को रूसो ने लिखी थी, और इसे सामाजिक समझौता भी कहते हैं। नेक्स्ट 11वां, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। अगर विश्व के अधिक मतलब व्यवस्था शासन व्यवस्था की बात करें तो अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र व्यवस्था शामिल है। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक मीन्स होता है यूनान। ठीक है, यूनानी भाषा का शब्द है। चीन की संसद का क्या नाम है। चीन की संसद, 13वां ऑप्शन है कि चीन की संसद का क्या नाम है। चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन संवाद। ठीक है, जिसको कहते हैं कवांगुओ रैमिन दाई बियाओ दाहुई, जिसको चाइनीज लैंग्वेज में बोलते हैं। ये 14th क्वेश्चन है, लोकतंत्र की परिभाषा। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन की लोकतंत्र है। ये किसने कहा था। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, अब्राहम लिंकन ने इसे कहा था, ना कि रूजवेल्ट, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी। इसे अब्राहम लिंकन ने। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 15th यानी 15 की बात करें तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है। इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 16वां क्वेश्चन, पालमपुर गांव का मुख्य पेशा क्या था। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, पालमपुर गांव का मुख्य पेशा खेती था। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या थी अगर बात करें, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार और बाजरा के उत्पादन में कमी, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित कमी। इनमें से कोई नहीं, इसमें कमी नहीं हुई थी। गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी।
ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जो ग्रोथ हुई थी उसके प्रोडक्शन में वीट एंड राइस की, उसे ही कहते हैं हरित क्रांति का मुख्य रीजन या मुख्य विशेषता थी, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। उत्पादन के मुख्य कारक कौन सा नहीं है? उत्पादन क्या बात करें तो उत्पादन में भूमि नेसेसरी होती है, आवश्यक होती है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ठीक है। बाजार इट इज नॉट अ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। पालमपुर 19वां नंबर अगर बात करें तो 19 नंबर, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी? पालमपुर में खेती पर आश्रित लोग 75% थे। खरीफ ऋतु यानी खरीफ की फसल की अवधि है, खरीफ की फसल की अवधि जो होती है वो होती है जून से अक्टूबर के मध्य, जून से अक्टूबर के मध्य, जिसमें उड़द, ज्वार, बाजरा, ये तिल, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और HIV हाई यील्ड वैरायटी का क्या तात्पर्य है? इसका भी तात्पर्य है कि अधिक उत्पादन करने वाले बीज, इसमें भी अधिक उत्पादन करने वाले बीज आए, जैसे कि उसके मतलब से हाई यील्ड वैरायटी से मतलब ही होता है अधिक उत्पादन वाले बीज, ठीक है। 22वां अगर है तो कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती हैं। कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा खनन, ये सब फर्स्ट यानी प्राथमिक उत्पादन आते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के उत्पादन करके देन प्रोसेसिंग से दूसरी सेकेंडरी चीज़ें को बनाया जाता है बाय प्रोसेसिंग। तो ये सब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। रबी की फसल की अवधि, अगर रबी की फसल की अवधि करें तो रबी की फसल मुख्य याद रखिए। अब गेहूँ, गेहूँ कब बोया जाता है? गेहूँ बोया जाता है आपका नवंबर, और काटा कब जाता है? अप्रैल। तो रबी की फसल मतलब रबी, रबी मतलब गेहूँ, गेहूँ की फसल याद रखिए, आपको याद रहेगा नवंबर से अप्रैल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? अब श्रम आधारित क्षेत्र की बात करें, सबसे ज़्यादा श्रम किस पे है? तो उसमें श्रम सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कृषि में, ठीक है। कृषि में सबसे ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। मौलिक पूंजी या स्थायी पूंजी, मूल पूंजी निम्न में से कौन सी नहीं है? इमारतें स्थायी होती हैं और मूल होती हैं, और एक नहीं काफ़ी सालों तक चलती हैं। मशीनें भी एक बार परचेज करने पर काफ़ी सालों तक चलती हैं, औजार से। ट्रैक्टर नॉट अ मौलिक पूंजी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।